हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। और हम मैथ पेडागॉगी को आगे पढ़ रहे हैं। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। और इस वीडियो में रिमेनिंग जो विधियां हैं मैथ पेडागॉगी में वो हम पढ़ लेंगे। बाकी कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें कंप्लीट मैंने करवा रखा है। और जितनी आगे तक शिक्षण विधियां हैं वो मैं करवाऊंगा, उसके अच्छे अच्छे पॉइंट करवा दूंगा जो एग्ज़ाम में आते हैं। अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, पहली जो चीज़ रह गई है वो है एक खेल विधि, और कुछ छोटी मोटी विधियां हैं वो रह गई हैं, तो वो हम पढ़ लेते हैं। उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं और एक रिवाइज कर लेंगे गुण दोष और जो है थोड़ा बहुत उनका मीनिंग, विधियों का आगमन निगमन संश्लेषण विश्लेषण का सिंपल सा। अब देखो, खेल विधि क्या है। खेल पद्धति के प्रवर्तक हैं हेनरी कार्लवेल कुक। उन्होंने अपनी पुस्तक प्ले वे में इसकी उपयुक्तता अंग्रेजी शिक्षण हेतु बताई है। अगर आपसे पूछा जाए इस पद्धति के प्रवर्तक कौन हैं, बनाने वाले कौन हैं, वो है हेनरी कार्लवेल। और आपसे पूछा जाए कि किस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने इसकी उपयुक्तता यानी कि उपयोगिता को समझाया है, वो है प्लेवे। इसके बाद नेक्स्ट है, सबसे पहले महान शिक्षा शास्त्री प्रोवेल ने खेल के महत्व को स्वीकार करके शिक्षा को पूर्ण रूप से खेल केंद्रित बनाने का प्रयत्न किया था। यानी कि प्रोवेल ने यह कहा था कि खेल एक ऐसा माध्यम है जिससे आप शिक्षा को भी सीख सकते हो, यानी शिक्षा ले सकते हो। खेल भी एक माध्यम हो सकता है शिक्षा को ग्रहण करने का। प्रोवेल के अनुसार इस बात पर बल दिया कि विद्यार्थियों को संपूर्ण ज्ञान खेल खेल में दिया जाना चाहिए। खेल में बालक की स्वाभाविक रुचि होती है, हर बच्चा चाहता है खेलना। हर बच्चे को जो है पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, यानी मैक्सिमम बच्चे को नहीं होता। और हर बच्चा खेल खेल में अगर पढ़ना सीख जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो प्रोवेल के अनुसार यही था कि हम खेल खेल में बच्चे को शिक्षा प्रदान करें, क्योंकि इसकी स्वाभाविक रुचि जो होती है वो खेल में होती है, ना कि पढ़ाई में। गणित की शिक्षा देने के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग इंग्लैंड के शिक्षक हेनरी कॉल्डवेल कुक ने किया था, जिन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से खेल विधि को क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर विधि बना दिया कि खेल खेल में भी पढ़ाया जाना चाहिए। सिंपल सी बात है। जैसे मैं आपको व्याख्या के रूप में या उदाहरण के रूप में समझाता हूँ, अगर मैं यही चीज़ आपको खेल के माध्यम से समझाता तो आपको क्या होता, आपको ज़्यादा रुचि आती, आपको ज़्यादा समझ में आता। लेकिन हर चीज़ खेल के माध्यम से समझाना पॉसिबल नहीं है। अब देखो, इसके बाद बात की है इसके गुण की, यानी कि इसमें विशेष क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है जिससे आपको लाभ मिले। मनोवैज्ञानिक पद्धति है। मनोवैज्ञानिक से मतलब क्या है, हर बच्चा देखो खेलने में स्वाभाविक रुचि रखता है, तो सिंपल सी बात कैसी हो जाएगी, ये विधि कैसी हो जाएगी, मनोवैज्ञानिक विधि हो जाएगी। खेल में बच्चों की स्वाभाविक रुचि होती है, वह खेल आत्म प्रेरणा से खेलता है, अतः इस विधि से पढ़ाई को बोझ नहीं समझता। सिंपल सी बात है। हम बच्चों को खिलौने देते हैं बचपन में, ABCDEFG से लेके जेड तक के, 1 से लेके 0 तक के कुछ खिलौने आते हैं, उनसे बच्चों को खेलने के लिए दिया जाता है। कुछ जो है खिलौने वगैरह ऐसे भी आते हैं जिसमें रसोई के सामान होते हैं। तो इससे क्या, ये खेल खेल में वो बहुत सारी चीज़ों को सीखता है कि किसको हम कढ़ाई कहते हैं, किसको चम्मच कहते हैं, किसको स्पून कहते हैं, किसको फॉक कहते हैं, या फिर ए क्या है, बी क्या है, एनिमल क्या है। एनिमल आते हैं छोटे छोटे खेल खिलौने में। तो ये चीज़ क्या होती है, बच्चों की रुचि होती है खिलौनों में, और उससे वो ये सीख जाता है कि ये शेर है, ये जो है बकरी है, ये जेब्रा है, ये मंकी है। ये सारी चीज़ें सीख जाता है वो। अब इसके बाद आता है सर्वांगीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिंपल सी बात है, जब वो चीज़ें स्वाभाविक रूप से कर रहा है तो उसका सर्वांगीण विकास बहुत बेहतर तरीके से होना स्वाभाविक बात है। खेल में गणित संबंधी गणनाओं और नियमों का पूर्ण विकास होता है, इसके साथ साथ मानवीय मूल्यों का भी विकास होता है। विक्रियाशीलता, यह विधि करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। अब आपको जो पूरा सेट दिया है गेम का, वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, खुद से कर रहे हो और उसको सीख रहे हो। आपने देखा कि शेर है, शेर ज़्यादा ताकतवर होता है, आपको सिखाया जाता है बचपन में शेर ज़्यादा ताकतवर होता है, जंगल का राजा होता है। ये आम है, ये जो है फ्रूट्स का राजा होता है। तो इस तरह से चीज़ें सिखाई जाती हैं। फिर उसके माध्यम से आप कहानियाँ बनाते हो, कहानियों को उनमें जो है उनमें जान फूंकते हो। कई बच्चे खेलते हुए देखें, आपस में खेलते रहते हैं, तो वो करते रहते हैं और सीखते रहते हैं। फिर आप उनसे पूछोगे कभी भी कि इनमें से कौन क्या है, तो वो झट से आपको बता देंगे। सामाजिक दृष्टिकोण का विकास, इस विधि में पारस्परिक सहयोग से काम करने के कारण सामाजिकता का विकास होता है। खेल में बच्चे क्या होते हैं, टीम भावना से खेलते हैं। जो 8 साल तक के बच्चे या 6 साल तक के बच्चे आपने देखे, जब आपस में अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं तो उससे क्या होता है, उनका सामाजिक रूप से एक अलग से जो व्यक्तित्व निखर के आता है। अपने दोस्तों के बीच में खेलते हैं, उनकी दोस्ती की भावना बढ़ती है और उनका सर्वांगीण विकास हो जाता है। स्वतंत्रता का वातावरण, खेल में बालक स्वतंत्रता पूर्वक खुले हृदय व मस्तिष्क से भाग लेता है। जब आदमी
स्वाभाविक रुचि रखता है, अपने खुद के मन से जो है करता है चीज़ों को, तो वो अपना हृदय और मस्तिष्क खोल के करता है। इसी को हम स्वाभाविक रुचि के माध्यम से दर्शाते हैं। जब चीज़ स्वाभाविक हो रही है, खुद की रुचि है, तो सिंपल सी बात है कि बालक उसमें अपना हृदय और मस्तिष्क खोल के क्या कर रहा है, अपना इनपुट दे रहा है। आपको कोई काम पसंद है, आपकी उसमें रुचि है, तो क्या कर रहे हैं आप, अपना मन से काम कर रहे हो ना, उसमें आप अपने हृदय से काम कर रहे हो, आप अपने दिल से काम कर रहे हो, आप अपने मस्तिष्क को ओपन करके काम कर रहे हो। रुचिशील विधि है ये। इस विधि में गणित की नीरसता को समाप्त कर देती है। नीरसता का मतलब क्या है, गणित एक ऐसा विषय है जिसमें आप प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और बहुत बच्चे जो है इसको क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। अगर मैं इसको सिंपल सा लाइन के माध्यम से आपको पढ़ाने लग जाऊं तो ये भी क्या हो जाएगा, आपको सब्जेक्ट बोर करने लग जाएगा। लेकिन अगर मैं ये आपको प्रैक्टिकल रूप से समझा रहा हूँ, जो कि मैं आपको एक जनरल लाइफ में समझा रहा हूँ कि डेली लाइफ में बच्चों के साथ आप कैसे ट्रीट करते हो, तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल रूप से समझ रहे हो, घर पे अप्लाई करके देख रहे हो, तो वहां पर क्या होगा, ये चीज़ रुचिकर हो जाएगी। इसमें नीरसपन जो है ना, एक शांत जो एक चीज़ होती है ना, नीरस की भावना, यानी कि बहुत ही सरलता से चलता रहता है। उसमें ज़्यादा कुछ ना तो अलग से कोई चीज़ होती है, ना ही कोई आप उसमें रुचि दिखा पाते हो। नीरस अगर कोई चीज़ चल रही होती, जैसे कि एक सब्जेक्ट होते हैं, कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पर बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, वो सिर्फ इसलिए पढ़ता है ताकि एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। लेकिन कई ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जिसमें वो बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेता है और उसको पढ़कर जो है वो और ज़्यादा मार्क्स लेता है। डेफिनेटली अगर वो समझेगा तो ज़्यादा मार्क्स गेन करेगा, और उसका नीरसपन जो है उस सब्जेक्ट को लेकर वो खत्म हो जाएगा, अगर वो स्वभाव की रुचि रख रहा है तो यहाँ पर क्या होता है कि इस विधि में गणित की नीरसता को समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि खुद से क्या हो रहा है, खुद से रुचि आ रही है उसकी। अब इसके बाद नेक्स्ट है इसमें कि इसके दोष भी होंगे। हर विधि के कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ ना कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ ना कुछ दोष होते हैं, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। पहली तो ये इसमें शारीरिक स्थिरता होती है। मतलब कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आपकी रुचि है और आपको सेट दे दिया खेलने के लिए, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, आपके शरीर में हलचल होगी तभी इसको कर पाओगे। तो अगर जो शरीर से आलसी हैं उनके लिए ये विधि कभी भी काम नहीं कर सकती। चीज़ समझ में आ गई। व्यवहार में कठिनाई होती है और मनोवैज्ञानिक विलक्षणता आती है। यानी समस्या की बात यह है इसमें कि यहाँ पर क्या है, खेल खेल में अगर आप सिर्फ खेल से मतलब रखोगे, आपको ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है पढ़ाई से, और सिर्फ आप बैट बॉल खेलते रहे जीवन भर, तो क्या उससे शिक्षा ग्रहण कर लोगे? प्रॉपर उससे कोई शिक्षा ग्रहण नहीं होगी। वो भी अपने आप में एक पार्ट है, खेलना अपने आप में एक क्या है, पार्ट है, लेकिन होल नहीं हो सकता, पूर्ण रूप से जो है आपकी शिक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता। तो व्यवहार में कठिनाई होती है। व्यवहार में कठिनाई से मतलब कि सिर्फ अगर आप खेल विधि पर ही निर्भर रहते हो तो वो आपको सामाजिक रूप से पूरी तरह से जो है परिपूर्ण नहीं करेगी। सर्वांगीण विकास होता है, लेकिन अगर आप उसके साथ चल रहे हो, तो खेल विधि के साथ चल रहे हो, तो बाकी सभी विधियों को अपना रहे हो, तो लेकिन आपने सिर्फ खेल पर फोकस किया, खेल विधि के माध्यम से आपने शिक्षा को ग्रहण नहीं किया, तब आपका सर्वांगीण विकास नहीं होगा। मैंने सर्वांगीण विकास बताया आपको कि खेल विधि के माध्यम से सर्वांगीण विकास होता है, लेकिन अगर आप उसके साथ साथ चलते हो, पैरेलल चलते हो, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? आपको ए से लेके जेड तक दी, आपने एक के ऊपर एक रख के इस तरह से खेल रहे हो, तो क्या उससे कुछ सीखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा। आप उस सेट को जिस तरह से खेलना चाहिए या जिस तरह से उससे कुछ ग्रहण करना चाहिए वो आप ग्रहण कर पा रहे हो, चाहे वो देर सवेर ग्रहण कर पा रहे हो, लेकिन आप उससे क्या कुछ ना कुछ सीख रहे हो। ये चीज़ हमको समझनी है। अगर आप उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हो तब आपका विकास होगा। अगर आप सिर्फ उसको खेल की भावना से खेल रहे हो और कुछ भी उससे सीख नहीं रहे हो, तो आपका उसमें विकास नहीं होगा। हम क्रिकेट खेलते हैं, आप बोलते हो, आप सोचोगे कि क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं हम, या फिर टेबल टेनिस खेल रहे हैं, लॉन टेनिस खेल रहे हैं, या ताश खेल रहे हैं, तो वो खेल की भावना से खेलना चाहिए, बिल्कुल खेलना चाहिए। लेकिन उससे हम क्या सीख सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप उससे क्या सीख सकते हो कि टीम की भावना हो, सामने वाले को हम साथ लेकर चलें, तभी जो है हमारा खेल बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर ये भावनाएं आप सीख रहे हो तो ये भी क्या होगा, आपके विकास में सहायक होगा। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट विधि पर, जो है योजना विधि। इस विधि में सर्वप्रथम प्रयोग शिक्षा शास्त्री ड्यूक ड्यूई ने के अनुयायी किलपैट्रिक ने किया, जो प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्री थे। तो आपसे पूछा जाए किलपैट्रिक योजना विधि का जो निर्माण है वो किसने किया, या फिर सबसे पहले उपयोग किसने किया, तो किलपैट्रिक ने किया। उनके अनुसार शिक्षा सब प्रयोजन होनी चाहिए तथा अनुभवों द्वारा सीखने को प्रधानता दी जानी चाहिए। यानी कि योजना विधि में इन्होंने ये कहा कि अगर आप जो अपने अनुभवों से सीख रहे हो उसको हम चरम पर रखें। जैसे आपने अनुभव शेयर किए, कई लोग अनुभव शेयर करते हैं, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्स में मैंने अच्छा स्कोर किया, वहाँ से मैंने क्या चीज़ सीखी
कि कभी भी आप उन सरल क्वेश्चंस को कभी भी सरलता से ना लें, क्योंकि वही सरल क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। तो वहाँ पर क्या है, जो सरल क्वेश्चन होते हैं उन पर मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ बजाय कठिन क्वेश्चन के, जिससे मेरा स्कोर अच्छा बना रहता है। तो जो अनुभव होते हैं उनको प्रधानता दी जानी चाहिए, इस विधि के माध्यम से ये कहा गया है। योजना विधि के सिद्धांत, इसमें कौन कौन से नियम है? पहली बात तो समस्या उत्पन्न करना, दूसरा है कार्य को चुनना, तीसरा योजना बनाना, योजना कार्यान्वयन या कार्य का निर्माण, निर्णय लेना या कार्य का लेखा। अब इसके बाद बात करें, देखो आपको इस पढ़ने में समझ में आ गया होगा कि ये सारे जो पॉइंट है, नियम है, ये छोटी कक्षाओं में तो लागू नहीं होते, बालकों में, बड़ी कक्षाओं में लागू होते हैं। अब इसमें गुण की बात करें, गुण मतलब कि लाभ जो विशेष है इस योजना विधि में, बालकों में निरीक्षण, तर्क, सोचने और सहज रूप से किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। ये विधि छोटी कक्षाओं में काम नहीं करती, ये विधि काम करती है जब बालक बड़े हो जाते हैं, किशोरावस्था की तरफ आने लगते हैं, तब ये विधि काम में आती है। इसमें आप क्या करते हो, आप खुद के अनुभव आने लग जाते हैं। अब अनुभव पहली या दूसरी साल के बच्चे में थोड़ा ना आएंगे, अनुभव आएंगे जितने जैसे जैसे आप जो है बड़े होते हो, अनुभव आपके बढ़ते चले जाते हैं। 20-25 साल के बच्चे में ये विधि और बेहतरीन तरीके से काम करती है, क्योंकि उसके पास अनुभवों का भंडार होता है, वो जान चुका होता है कि उसने क्या गलतियां की हैं, क्या नहीं करनी चाहिए। योजना, इसमें क्या दे रखा है अगला पॉइंट, क्रियात्मक व सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। वो जब ये समझ लेता है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो डिसीजन लेता है। जब वो डिसीजन लेता है तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो कुछ नई चीज़ों का सृजन कर रहा है, जिसमें वो सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ों को ही क्या करेगा, रखेगा। तो हर कोई चाहता है कि वो कोई आगे जाके गलती ना करे, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, किसी भी फील्ड का हो, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में सोच रहा हो, वो यही चाहता है कि मैं अगली बार गलती ना करूं। जब भी आप नई क्लास में आते हो तो क्या करते हो, आप एक कॉपी बनाते हो। आपने बचपन में एक नई क्लास में आए, 6ठी से 7वीं क्लास में आए या 7वीं से 8वीं में आए, नई कॉपी बनाते हो। आप क्या देखते हो, पिछली बार मेरी राइटिंग खराब थी, इस बार मैं राइटिंग को बढ़िया करूँगा। पिछली बार मैंने जो है लाइन के ऊपर लिखता था, इस बार मैं लाइन पर लिखूंगा, बिल्कुल एज इट इज़ लिखूंगा, सही से एकदम, बिल्कुल एकदम लाइन टू लाइन लिखूंगा, ताकि टीचर जो है मेरे को फुल नंबर दे। आपके मन में यही होता था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप उन चीज़ों से सीख रहे हो जो आपने पिछली क्लासेस में गलतियाँ की हैं, उससे अनुभव से आपने जो है नई क्लासेस में कुछ नया निर्माण कर रहे हो। आप नई, आपकी जो सृजन क्षमता है वो बढ़ गई है, उसकी शक्ति का विकास हुआ है। इसमें दोष क्या है, अब देखो हर विधि में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे उस विधि में क्या आ जाती है, सीमाएं क्रिएट हो जाती हैं। इस विधि के प्रयोग से सभी पाठों को नहीं पढ़ाया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। जब ये विधि ऐसी है जिसमें आप अनुभव से काम कर रहे हो, तो कई ऐसे सब्जेक्ट होंगे आगे जाके जिसमें आपने पहले कभी पढ़े नहीं होंगे। लाइक पेडागॉजी आप पढ़ रहे हो, आपने क्या 10वीं तक 12वीं तक ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं? नहीं पढ़ी हैं। आप अभी पढ़ रहे हो तो आपको समस्या आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जो आपने बचपन में पढ़ रखा है, तो क्या आपको ज़्यादा समस्या आएगी? नहीं आएगी। उसका कारण ये कि आपको उससे पहले का अनुभव है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सभी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सभी में प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती, लिमिटेड सब्जेक्ट में ही वर्क करती है। अब इसके बाद आते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद आते हैं, एक विधि है छोटी सी, प्रतिरूप विधि, जिसमें क्या है, गणित में हमने अनेक आकृतियां व प्रतिरूप देखे हैं। बिना प्रतिरूपों के गणित का अस्तित्व नहीं है। प्रतिरूपों की सहायता से अनेक पहेलियां, जादुई वर्ग, मैजिक स्क्वायर्स आदि बनाए जा सकते हैं, जिससे मनोरंजन भी संभव हो सकता है। अब कहने का मतलब इसका यह है कि अगर बिना डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो क्वेश्चन करना थोड़ा टफ हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अगर मैं आपसे बोल दूं एक स्क्वायर है जिसकी पेरीमीटर आपको दे रखी है और आपको एरिया निकालना है, तो आप सोचोगे। लेकिन वहीं मैं आपसे बोल दूं इस तरह से कि एक वर्ग है और वर्ग में आपको ये भुजाओं का टोटल दे रखा है 16, तो आपने फटाफट से 16 से निकाल लिया कि 4 है, और 4 का आपको एरिया निकालना है 4 भुजा का, तो आपने निकाल लिया 4 चौक 16, तो वो भी 16 आया और परिमाप भी कितना था, 16 था। तो आप कर पाओगे अगर आपको डायग्राम दे दिया है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात ये कि अगर आपको प्रतिरूप दे रखे हैं, डायग्राम्स दे रखे हैं, आपको आकृति दे रखे हैं, तो उससे आपको क्वेश्चन को या फिर उस टॉपिक को समझना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गणित पेडागॉजी की, तो यहाँ पर गणित की बात नहीं है, सिंपल हम किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कर सकते हैं। अगर आप उसको डायग्राम से समझो, कि मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, आपने पहली बार नाम सुना कुतुब मीनार का, आपने याद कर लिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, फिर मैं आपको उसका फोटो दिखाऊं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, या फिर सिर्फ मैं आपको नाम बोल दूं कि ये कुतुब मीनार है, एक कुतुब मीनार होती है जो दिल्ली में है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा? सिंपल सी बात है, फोटो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। या फिर आपको वीडियो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, कि मैं आपको एक पूरा वीडियो बना कर दूँ जिस पर कुतुब मीनार पर हो, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा।
तो ये चीज़ें क्या होती हैं, जब आकृतियाँ सामने आती हैं तो वो चीज़ें पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है और उसको समझना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये विधि यही कहती है और ये विधि हर कक्षा में लागू होती है और ये मनोरंजन भी डेफिनेटली आपको अच्छी भी लगेगी, रुचिकर भी होगी। अब इसके बाद एक विधि है समुच्चय विधि। समुच्चय विधि में क्या है, गणित सुस्पष्ट सिद्धांतों का समुच्चय है। समुच्चय का विचार बालक को बचपन से समझ में आने लगता है। बिलोंगिंग, सीक्वेंस, रिलेशन, ऑर्डर आदि संकल्पनाओं को वह अपने परिवार वातावरण में घटित होते देखता है। समुच्चय सिद्धांत को छोटी कक्षाओं में उदाहरण के माध्यम से आसानी से पढ़ाया जा सकता है। देखो बेसिकली अगर मैं आपको इसको शॉर्ट एंड टर्म में समझाऊं, जैसे गणित में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, या फिर आप जैसे रीजनिंग की बात करो, रीजनिंग जो सब्जेक्ट है उसमें क्या होगा, आपको रिलेशन के माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक पिता का बेटा है, ए जो है बी का पिता है, या फिर आपसे बोल दिया सी जो है वो ए का क्या है, भाई है, तो बताओ सी बी से किस तरह से कनेक्टेड है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपने सुने होंगे, देखे होंगे। अगर हम इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिकल लाइफ में अपने फैमिली पर लेकर करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। और बेसिकली क्या होता है, गणित में ऐसी बहुत सारी संकल्पनाएं होती हैं, बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जिनको आप प्रैक्टिकल लाइफ में अगर समझते हो तो वो इतने इजी हो जाते हैं कि उनको आप कभी भी रटोगे नहीं, सिंपल सा प्रैक्टिकल लाइफ के माध्यम से उनको समझ लोगे। तो ये विधि यही कहती है समुच्चय विधि, जिसमें गणित की बहुत सारी संकल्पनाएं शामिल होती हैं। क्योंकि हम यहाँ पर गणित पेडागॉगी पढ़ रहे हैं इसलिए गणित का नाम लिया है, बाकी ये हर सब्जेक्ट में काम करता है। मैं आपको ये दोबारा से बता रहा हूँ कि ये विधि ऐसा नहीं है कि विधि पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट को लेकर चल रही है, नहीं, ये सभी सब्जेक्ट को इक्वल लेकर चल रही है। अब देखो यहाँ पर बात आती है कि गणित अध्यापन को प्रभावी कैसे बनाया जाए। पहला पॉइंट तो ये है कि गणित अध्यापन व अधिगम रुचिपूर्ण हो, यानी कि उसको पढ़ाना इतना इंटरेस्टिंग हो कि आपको वो रुचिकर लगे, पढ़ने में आपको खुद से मन आए, आपको लगे यार वाओ यार मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो गया, मैं अगला क्वेश्चन भी कर सकता हूँ। गणित अध्यापन व अधिगम छात्रों के लिए आनंद के स्रोत हो। सिंपल सी बात है, अध्यापन ऐसा हो जिसमें आपको इंटरेस्ट आए, तो वो बच्चे क्या करेंगे, इंटरेस्ट के साथ ही चीज़ों को करेंगे। जब वो खुद अपना लेंगे किसी सब्जेक्ट को तो वो बहुत अच्छे से उसको क्या कर पाएंगे, उसमें आंसर कर पाएंगे। प्रभावी अध्ययन व सीखने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक व छात्र दोनों ही प्रेरित हों। अब मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड हूँ बट आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो क्या मेरा समझाना आपके समझ में आएगा? नहीं आएगा। आप इंटरेस्टेड हो, मैं अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, क्या आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। जब मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आ रहा है, मेरी चीज़ें आपको दिमाग में बैठ रही हैं, तो बस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं किसी भी सब्जेक्ट को समझा सकता हूँ, सिर्फ गणित नहीं, किसी भी सब्जेक्ट को मैं आपको समझा सकता हूँ अगर मेरी बात आपके दिमाग में जा रही है तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों अगर प्रेरित हैं किसी चीज़ के लिए, दोनों की रुचि है उस सब्जेक्ट में, तो आदान प्रदान संभव है, जिज्ञासा का आंसर भी मिलेगा और उसके जो मन में उस शिक्षा के उस सब्जेक्ट के लिए जो भय है वो भी समाप्त हो जाएगा बच्चे के मन में। प्रभावी अध्यापन के कारण छात्रों में उच्च आकांक्षाओं की जागृति हो, जिससे कि वे नवीन उपलब्धियां प्राप्त करने में सक्षम हो। अब देख, सिंपल सी बात है, जब आप में आकांक्षा होगी उस सब्जेक्ट को लेकर, आपको आपके मन में क्या जो डर है ना उस सब्जेक्ट को लेकर वो खत्म हो जाएगा। जैसे गणित में बहुत बच्चों को डर होता है, तो गणित में अगर मैं आपका डर खत्म कर दूं, कैसे खत्म करूंगा? प्रैक्टिस से खत्म करूंगा। मैंने आपको इतनी सारी वीडियो प्रोवाइड करी, मैंने खुद ने देखा कि पहली वीडियो में मात्र 10 बच्चे आंसर कर रहे थे, लेकिन जैसे मैं एंड वीडियो पर पहुंचा, यानी 5 या 6ठी वीडियो पर पहुंचा उसी टॉपिक के लिए, तो वहां पर 50-50, 60-60 बच्चों के आंसर आ रहे थे। उसका कारण क्या है कि आपने प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस के माध्यम से आपने उस सब्जेक्ट का भय खत्म कर दिया। आप में क्या हुआ, आप में रुचि की भावना आई, उसको आपको अच्छे लगने लगा वो सब्जेक्ट, आपकी आकांक्षाएं जागृत होने लगी उस सब्जेक्ट को लेकर, जिससे क्या आपने नवीन उपलब्धियां प्राप्त करने में क्या हो सकोगे, सक्षम हो सकोगे। आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकोगे, फॉर्मूले खुद से बना सकोगे। चीज़ें जो है ना मेन समझने के ऊपर है। अगर आप समझते हो ना किसी सब्जेक्ट को तो हर चीज़ आसान हो जाती है। प्रभावी अध्यापन की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण छात्रों के जीवन के अनुभवों और वास्तविकताओं से संबंधित हो। अगर मैं आपको उससे रिलेट करके दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल लाइफ से, तो वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। जैसे मैंने आपको समय, कार्य और दूरी का बताया कि आप खुद अपने मामा जी के घर जा रहे हो और आपके मामा जी का घर जो है 25 किलोमीटर दूर है या फिर जो है 30 किलोमीटर दूर है, और मैंने आपसे कहा कि आपको मात्र 1 घंटा लग रहा है जाने में, तो बताओ कितनी स्पीड पर चला रहे। तो आपने बोला कि जब मैं चला रहा था तो स्पीडोमीटर में स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर हार की आ रही थी। तो कैसे पता लगा आपको? आपने खुद प्रैक्टिकल करके देखा चीज़ों को और फिर आपने उससे फॉर्मूला बना दिया। तो जब हम वास्तविकताओं और अनुभवों से उसको कनेक्ट करते हैं, अब ये चीज़ मुझे कैसे पता लगी कि आपको इसी तरीके से बतानी है, ये मेरे खुद के अनुभव है।
मेरे पढ़ाने के अनुभव है, जो मैंने खुद ने महसूस की हैं, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी उसको महसूस करते हुए करके मेरे बराबर आ सको। जो मैं समझ रहा हूँ वो आप समझ सको। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रभावी अध्यापन का आधार समस्या समाधान व समस्याओं का सही विश्लेषण हो। अगर आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए तो किसी भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से कर पाओगे, उसका समाधान ढूंढ पाओगे। अगर आपने उसका समाधान ढूंढ लिया तो आपके लिए वो इजी हो जाएगी। प्रभावी अध्यापन के द्वारा गणित के अनुप्रयोगों का प्रबलन हो। देखो क्या हो रहा है कि गणित में बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, इतने सारे अनुप्रयोग हैं कि सबको याद करना पॉसिबल नहीं है और सबको याद भी नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर क्या करो, उनको समझ लो कि कैसे हो रहा है। तो अगर आप समझ लेते हो तो चीज़ें इजी हो जा रही है। लेकिन यही चीज़ गणित अध्यापन में क्या होता है कि उसको समझने पर प्राथमिकता दी जाती है। वहाँ पर किस पर बल दिया जाता है, उसके अध्यापन में उन चीज़ों के अनुप्रयोगों को समझने पर बल दिया जाता है। अगर आपने वो समझ लिए तो वो कैसा होगा, गणित का अध्यापन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यानी कि मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा आपको, आपके दिमाग में आ पाएंगे। अगर मैंने फॉर्मूला बनाना सिखा दिया तो आपको चाहिए क्या, कुछ भी नहीं चाहिए। फिर फॉर्मूले के बाद फॉर्मूला बनाना सीख लिया कि तो आपकी मेरी की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरे से आप फॉर्मूला बनाना सीख लो किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी टॉपिक में। तो वहाँ पर क्या होगा, फिर आप खुद से इतने अच्छे सक्षम हो जाओगे कि आपको मेरी आवश्यकता नहीं होगी। और अच्छा ये है ना, क्योंकि एग्जाम में तो मैं आऊँगा नहीं, एग्जाम में आप खुद रहोगे। और एग्जाम में आप खुद रहोगे तो उसके लिए आवश्यक ये है कि आपको चीज़ें समझ में आए। तो जरूरी ये है गणित में कि अध्यापन ऐसा हो जिससे आप क्या है, सामने वाले के मन में आप अपनी जैसे जो आप खुद समझ रहे हो वही भावना आप बिठा सको। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आते हैं कि देखो कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे, 2007 के एग्जाम में जनरली आए थे, ये टेट के एग्जाम में। आगमन विधि गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु उत्तम है। यानी कि इससे क्या होता है, फॉर्मूला क्रिएट किए जाते हैं आगमन में। निगमन में क्या होता है, ऑलरेडी फॉर्मूले होते हैं, उनका हम यूज करते हैं। आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत लागू होता है। क्या होता है, देखो जब फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला अगर बना हुआ है, माना कि फॉर्मूला है a प्लस के बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये फॉर्मूला है। अब ये आपको फॉर्मूला कैसा है आपको पता नहीं है, तो इससे क्या कर रहे हो आप, जब सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पर क्या हो रहा है, इससे क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो तो ये आएगा निगमन विधि में। यानी आपने फॉर्मूला ऑलरेडी यूज कर लिया है और फॉर्मूला यूज करने के बाद उससे ही आप आंसर निकाल रहे हो, आपको नहीं पता ये फॉर्मूला कैसे आया। तो इसको हम बोलेंगे अज्ञात से ज्ञात। यानी आपको नहीं पता है, उससे आप क्या कर रहे हो, ज्ञात कर रहे हो। और आगमन में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। इसका क्या होता है, ये फॉर्मूला आपने क्रिएट किया तो आप कभी भी नहीं बोलोगे, उसको हम बोलेंगे ज्ञात से अज्ञात। ठीक है, वो जानने से ना जानने की ओर। ना जानने की ओर का मतलब क्या है कि आप उन चीज़ों को क्रिएट कर रहे हो जो आगे जाके लोग यूज कर सकते हैं। कई हम पेपर्स बनाते हैं, रिसर्च पेपर क्रिएट होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े फॉर्मूले क्रिएट होते हैं, तो वो किस विधि से होते हैं, वो आगमन विधि से होते हैं। निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत लागू होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, गणित सभ्यता का दर्पण है। और ये किसने कहा था, हागवैन ने कहा था। यदि विज्ञान की रीढ़ की हड्डी गणित हटा दी जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निस्संदेह नष्ट हो जाएगी। ये किसने कहा, यंग ने कहा। और ये इंपॉर्टेंट है, विज्ञान की एक शाखा को हम गणित बोल सकते हैं। गणित और विज्ञान काफ़ी हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर अग्रसर होती है। त्रिकोणमितीय गणित में मौखिक कार्य का सर्वाधिक महत्व छात्रों का मानसिक विकास करने में है। देखो त्रिकोणमिति में क्या होता है, साइन कॉस टेन ये सब चीज़ें आती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, हर कोई सब्जेक्ट, चाहे त्रिकोणमिति की बात नहीं, ज्यामिति हो, रेखा गणित हो, निर्देशांक ज्यामिति हो, चाहे द्विम हो, मेंसुरेशन हो यानी क्षेत्रमिति हो, या फिर आपको 3D मेंसुरेशन हो, सारे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनसे मानसिक विकास ही होता है। तो सिर्फ हम त्रिकोणमिति की बात नहीं कर सकते, यहाँ पर हम सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो बौद्धिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं, अगर वो आप समझ रहे हो तो। इसके बाद आते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट हम कर लेते हैं, संश्लेषण विश्लेषण और आगमन और निगमन। इनके बारे में अगर हम पढ़ लें तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हमारी जो है एक कवर हो जाएंगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं ऑलरेडी वैसे पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ पर बता दूंगा कि ये क्या है। गुण दोष और अर्थ की बात करेंगे सिंपल सा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि के ये क्या है, संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि की पूर्णतः विपरीत है। संश्लेषण और विश्लेषण क्या है, दोनों ये संश्लेषण विधि के बारे में है। इसका अर्थ देख रहे हैं, मीनिंग देख रहे हैं। संश्लेषण और विश्लेषण दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, ये हमें पता है। इस विधि में हम ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होते हैं। अन्य शब्दों में खंडों में प्राप्त ज्ञान को जोड़कर समझाया जाता है तो उसे हम संश्लेषण कहते हैं। यानी क्या हो रहा है, खंडों जो छोटे छोटे पार्ट हैं उनसे अगर हम ज्ञान उनको जोड़कर
हम कोई ज्ञान की चीज़ निकाल रहे हैं तो उसको बोलेंगे संश्लेषण। संश्लेषण मतलब जोड़ना। तो छोटे छोटे खंड उनको जोड़कर एक बड़ा खंड बना रहे हैं, उससे हम ज्ञान की कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम संश्लेषण। वो विधि कैसी कहलाएगी? संश्लेषण विधि कहलाएगी। संश्लेषण मतलब जोड़ना, विश्लेषण मतलब विश्लेषण करना, व्याख्या करना, तोड़ देना। रेखागणित की पुस्तकों में जिस रूप में साध्यों का हल लिखा होता है वह संश्लेषण का ही प्रतिरूप होता है। क्यों? देखो रेखागणित में क्या होता है कि जैसे ये आपको दे रखा है कि ये एंगल है, ये एंगल है, तो बताओ ये क्या होगा। फिर आपको कैसे समझाया जाता है? ये एंगल बराबर होगा इसके, ये एंगल और ये एंगल का मिलके कितना होगा? 180। फिर आपको बताया जाता है ये एंगल और ये एंगल 180, तो ये दोनों 180, ये दोनों 180, इसमें ये कॉमन है हटा दो तो ये बराबर ये, जब ये बराबर ये तो ये बराबर ये, तो ये बराबर भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। एक छोटा सा समझ में आया ना? तो वहां पर क्या होता है, आपको एक एक स्टेप करके समझाया जाता है किसमें? रेखागणित में। तो ये विधि किस क्या होती है? संश्लेषण विधि में काम आती है। अब इसके बाद गुण की बात करें, यानी कुछ विशेषताओं की बात करें कि इस विधि में कम समय लगता है। जब देखो फॉर्मूले का हम सीधा सीधा यूज कर रहे हैं या फिर हम खंडों को जोड़कर सीधा एक बड़ा खंड के रूप में जो बड़े खंड हैं उनसे सीधा हम आंसर निकाल रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा? कम टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, टाइम कब कम लगता है? दो कंडीशन है इसमें। जैसे रेखागणित के क्वेश्चन कर रहे हो, जब आप उसका पूरा सॉल्यूशन करते हो तब टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन देखा जाए प्रॉपर तरीके से कि आप छोटे छोटे खंडों को जब जोड़ दोगे तब क्या होगा, वहाँ पर वो खंड क्या हो जाएगा? एक बड़ा खंड बन जाएगा। यानी कि आप किसको सॉल्व कर रहे हो? बड़ी चीज़ को सॉल्व कर रहे हो। लेकिन अगर आप उसके स्टेप लिखते हो तो वो कैसा हो जाएगा? उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आप उस खंड को देख रहे हो डायरेक्ट, जैसे मैंने ये देखा, अब मैं आपको ये समझ में आ गई प्रॉपर्टी की बनी कैसे, तो मैं आपको बोलूँगा कि ये आपको 80 डिग्री दे रखा है तो ये कितना होगा, तो आपको ये पता है कि ये दोनों कैसे बराबर होते हैं। सिंपल सी बात, ये 80 तो ये 80 तो ये 80 तो ये भी 80, तो इसमें कैसा लगा? टाइम आपको कम लगा। लेकिन अगर आप जब स्टेप नहीं लिख रहे हो तो मंदबुद्धि छात्र वाले छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध है। उसका कारण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक एक स्टेप को समझाया जाता है, जिससे जो बच्चा कमजोर मानसिक विकास का है वो भी क्या उसको बहुत अच्छे से समझ लेगा, और जब एक अच्छे से समझ लेगा तो उसको आगे जाके डाइट भी कर पाएगा। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, समझने की विधि है तो मनोवैज्ञानिक होगी। अब इसमें दोषों की बात करें, कमियों की बात करें कि इस विधि में पदों का अनुसरण यांत्रिक ढंग से किया जाता है। इस विधि में सिद्ध तो करती है लेकिन स्पष्ट नहीं है। इस विधि से छात्र की विचार, तर्क और निर्णय शक्ति का विकास उचित प्रकार से नहीं हो पाता। उसका कारण क्या है कि देखो, अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संश्लेषण में क्या होगा, एक चीज़ ये भी होती है कि आपने छोटे छोटे खंडों को डायरेक्ट कर दिया। जैसे हर बार तो आप स्टेप नहीं लिख सकते ना, तो वहाँ पर क्या होगा, आप अगर आपने डायरेक्ट ये चीज़ समझ ली, डायरेक्ट ये चीज़ आप करने लगे कि ये 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, लेकिन आपको पता नहीं है इसके पीछे का कंसेप्ट, तब क्या होगा, तब आपको ये नहीं पता होगा कि ये आया कैसे। अगर यही क्वेश्चन आपसे मैं ऐसे पूछ लूँ कि ये कितना होगा, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। वहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप प्रोसेस लिख रहे हो तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट कर रहे हो तो टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट कर रहे हो तो उसमें एक समस्या ये होगी कि आप उसको हो सकता है ना समझ के करो। चीज़ें समझ में आ रही है? यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट तो आपको आंसर दे देगी, सिद्ध तो कर देगी, लेकिन स्पष्ट रूप से पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाएगी अगर आप इसको डायरेक्ट कर रहे हो तो। यानी कि खंडों को जोड़ दिया आपने, छोटी छोटे स्टेप में कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसको जोड़ कर रहे हो पूरी तरह से, एक बड़े खंड में कर रहे हो, एक पूरी तरह से क्या कर रहे हो, सीधा आंसर लिख रहे हो, क्वेश्चन आया और चाहो तो छोटे स्टेप में कर सकते हो, लेकिन नहीं करना चाहते और सीधा कर दिया आपने, तो या तो हो सकता है कि आपने उसको समझ के किया हो, समझ के नहीं किया है तो दिक्कत आ सकती है। और जनरली इस केस में क्या होता है, जब आप डायरेक्ट करते हो तो वहां पर कुछ चीज़ें गड़बड़ होने की संभावना रहती है, क्योंकि ये क्या है, पूर्ण तरह से स्पष्ट नहीं होती संश्लेषण विधि। विश्लेषण में तो क्या होता है, हम एक एक चीज़ को विश्लेषण के माध्यम से करते हैं। संश्लेषण में क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखी तो ठीक है, नहीं लिखी तो गड़बड़ होने की संभावना होती है। तो ये क्या होती है, तर्क और निर्णय शक्ति को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देती है। इसका उल्टा हम देखेंगे विश्लेषण विधि में, तो विश्लेषण विधि किसी तथ्य समस्या को टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है, फिर उस एक एक टुकड़े को सॉल्व किया जाता है। जैसे कि ये चीज़, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको और यहाँ आपको बोला गया कि इस एंगल बी, एंगल ए दे रखा है, एंगल बी और एंगल सी का योग बताओ, और आपको एंगल एक दे रखा है कितना, 30 डिग्री। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको ये पता है 30 डिग्री, और आपको ये भी पता है कि बाहर का एंगल और अंदर का एंगल मिला के 180 होता है, ये भी और ये भी मिला के 180 होता है। तो आपने ये पार्ट अलग से सॉल्व किया, ये पार्ट आपने अलग से सॉल्व किया, बाद में उनको क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो विश्लेषण विधि में क्या हो रहा है कि हम इतने बड़े क्वेश्चन को टुकड़ों में विभाजित कर रहे हैं, और संश्लेषण में क्या हो रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चनों को हम एक साथ मर्ज करके फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं।
तो वहाँ पर गड़बड़ होने की संभावना होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर आप एक ही कंसेप्ट को समझ लेते हो। इसके खंड इस प्रकार किए जाते हैं कि उनको मिलाने पर वही विषय अपने रूप में लौट आता है। ठीक है, बात समझ रहे हो? छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, मिलाओगे तो वही चीज़ आ जाएगी। लेकिन अगर आपने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं उस क्वेश्चन के, तो वो हो जाएगा विश्लेषण। अगर उनको मिलाकर एक बना दिया है क्वेश्चन, तो वो हो जाएगा संश्लेषण। इसके गुण की बात करें कि इस विधि का प्रयोग रेखा गणित, अंक गणित, बीज गणित की समस्याओं को हल करने में करते हैं। इस विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी साध्य को हल करना होता है, यानी कोई समस्या ऐसी है जो बहुत बड़ी समस्या है, उसको हल करना है, तो इस विधि का यूज कर सकते हैं। जब रेखा गणित में कोई रचना नहीं करनी होती, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन बोल दिया कि एक त्रिभुज है, उसमें 2 एंगल हैं और 2 एंगल में आपको तीसरा एंगल पूछा है, तो आपको पता है कि तीनों एंगलों का योग 180 होता है, तो 2 को घटा दिया जाए तो तीसरा एंगल आ जाएगा। तो वहाँ पर इस विधि का जो है हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अंकगणित में किसी समस्या को हल करना होता है, देखो अंकगणित, अंक अर्थमेटिक बोलते हैं अंकगणित को, या फिर किसी सब्जेक्ट में चाहे ज्योमेट्री हो, मेनली ज्योमेट्री, वहाँ पर जितने टुकड़े करोगे आप क्वेश्चन के, जहाँ भी टुकड़े हो रहे हैं वहाँ ये विधि यूज हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हम क्वेश्चन के टुकड़े कर रहे हैं तो कौन सी विधि यूज होगी, तो आप कहोगे विश्लेषण विधि होगी। लेकिन अगर हम टुकड़ों को जोड़कर एक क्वेश्चन बना रहे हैं तो कौन सी विधि यूज होगी, तो आप कहोगे संश्लेषण होगी। इसके बाद कुछ विशेष बातों की बात करें, इसमें कुछ एक पॉइंट, गुण भी और लाभ भी बात बराबर है। यह एक खोज करने की प्रतिभाशाली विधि है। इसमें छात्र अन्वेषक होता है। कारण क्या हो रहा है, जब आप चीज़ों को तोड़ तोड़ कर रहे हो, उनको समझ समझ के कर रहे हो, एक एक कंसेप्ट समझ रहे हो, आपने बहुत सारे क्वेश्चन के पार्ट कर लिए हैं, एक क्वेश्चन के 10 पार्ट कर लिए हैं, तो वो क्वेश्चन आपसे आगे जाके कभी रह ही नहीं सकता कि उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो। शिक्षण की ये एक क्रियाशील विधि है। इस विधि से प्राप्त ज्ञान में स्पष्टता रहती है। जब आप चीज़ों को तोड़ते हो ना, तो हर एक कंसेप्ट को समझते हो कि ये लाइन क्या कह रही है, ये लाइन पर्टिकुलर क्या कह रही है, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन से इस क्वेश्चन का रिलेशन क्या है। इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी रहेगा, क्योंकि जब आप कंसेप्ट को समझ रहे हो तो वहाँ पर वो ज्ञान डेफिनेटली कैसा होने वाला है, स्थायी होने वाला है। आपको यहाँ से क्वेश्चन के थ्रू बताया जा रहा है कि एक क्वेश्चन है जिसके आप टुकड़े कर रहे हो, और स्टेप बाय स्टेप लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन के टुकड़े कर रहे हो तो वो होगा विश्लेषण। अगर आप क्वेश्चन को जोड़कर एक क्वेश्चन बना रहे हो, 2-3 क्वेश्चन को, फिर आप उसको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, तो वहां पर क्या कर रहे हो, आप अपनी मुसीबत क्रिएट कर रहे हो। संश्लेषण विषय में क्या होता है, संश्लेषण विधि में क्या होता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन को जोड़कर एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया जाता है, फिर उसके स्टेप बाय स्टेप करते रहते हैं। तो क्या करना होता है, आपने खुद की मुसीबत बढ़ाना होता है। लेकिन आप छोटे छोटे क्वेश्चन में तोड़ दो तो उसको स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्ट कर लोगे आप, तो वो आपके समझने के लिए भी ईजी रहेगा, कम टाइम, उसमें क्या होगा, ज़्यादा आपको परेशानी भी नहीं होगी, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा नो डाउट, लेकिन परेशानी नहीं होगी और आपका वो ज्ञान स्थायी रहेगा। इसके बाद दोषों की बात करें तो इस विधि में पर्याप्त समय लगता है, क्योंकि आप हर एक पार्ट करते हो और हर एक पार्ट को इंडिविजुअल सॉल्व करते हो। प्राथमिक स्तर पर इस विधि का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से नहीं हो सकता। इस विधि द्वारा प्रत्येक विषय का शिक्षण नहीं कराया जा सकता। देखो मेन क्या है, अगर मैं आपसे चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर जो है इस पेडागॉगी में एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि अध्यापन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, कि आप बच्चे को जो है उसकी जिज्ञासा को शांत करें। दूसरा मैं ऑप्शन बोलूँ कि उसकी जिज्ञासा को कभी शांत ना करें, या तीसरा मैं इस तरह से ऑप्शन बना दूँ और इसका 1 लाइन आंसर है, तो क्या इसको क्वेश्चन को तोड़ने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो ये जरूरी नहीं कि ये विधि हर सब्जेक्ट में काम करे इक्वली, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं इसमें, देखो ये है निगमन विधि, एक पढ़ेंगे हम आगमन, ये 4 चीज़ पढ़ेंगे और इसमें शॉर्ट में हमने पढ़ लिया, बाकी मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता रखा है एक वीडियो में, वो वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। देखो इसका अर्थ है नियम का प्रस्तुतिकरण। मैंने आपको बताया था आगमन में क्या हो रहा है, हम फॉर्मूले क्रिएट कर रहे हैं। निगमन में क्या हो रहा है, फॉर्मूले जो बने हुए हैं उनका यूज कर रहे हैं। तो नियम का प्रस्तुतिकरण होता है, इसमें नियमों का प्रयोग होता है, निष्कर्ष निकालते हैं सीधा इसमें और सत्यापन कर देते हैं। हमें तो सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर करना है। मैंने आपको बता दिया पाइथागोरस प्रमेय में h² + k b² = k²। अब आपने याद कर लिया, आपने कभी भी नहीं सोचा पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लग रही है, या फिर 90 डिग्री में लग रही है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल में लग रही है, आपने नहीं पूछा, सिर्फ आपने पाइथागोरस प्रमेय याद करी और मैंने आपको बोला कि हाइट दे रखी है, आधार दे रखा है, कर्ण निकालो, तो आपने तुरंत निकाल दिया। यहाँ पर आपने ये नहीं देखा ये फॉर्मूला बना कैसे या किसके लिए यूज आ रहा है, यहाँ पर सीधा सीधा आप फॉर्मूले का यूज कर रहे हो और उस फॉर्मूले में वैल्यू रख के आप आंसर निकाल रहे हो, तो सत्यापन कर रहे हो, निष्कर्ष निकाल रहे हो, नियम का प्रयोग कर रहे हो। अब इसमें गुण की बात करें तो उच्च कक्षाओं में इस प्रयोग को प्रभावशाली ढंग से किया जाता है। कारण क्या होता है कि बड़ी कक्षाएं जो होती है, जैसे कि आपकी एमटेक है या फिर आप हायर डिग्री करते हो, तो वहाँ पर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप फॉर्मूले क्रिएट कर सको। फॉर्मूला क्रिएट करना आपको 11th 12th में और पार्शली आपको ग्रेजुएशन में सिखाया जाता है, लेकिन जब हायर डिग्री लेते हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आते हो या फिर उससे अच्छी डॉक्टरेट वाली पीएचडी करते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, इन विधियों को नहीं सिखाया जाता, आपको निगमन विधि का यूज किया जाता है। उसमें सीधा फॉर्मूला लिख दिया जाता है और टीचर ये कहता है कि आपने ये पढ़ रखी है,
आप कैसे निकालें वो आप देख लो। मैं यहाँ पर अगर आपको ये बताऊँ कि 1+2 = 3 होता है, कैसे होता है, तो क्या आपके लिए वर्थफुल होगा? ये नहीं होगा। आप कहोगे कि टाइम, कुछ बच्चे कहेंगे ये टाइम खराब है। उसका कारण क्या है कि ये आपको कंसेप्ट बचपन में पढ़ा दिया गया है, तो ये अब यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाएगा। कई ऐसे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आपको सीधे तौर पर लिखा दिए जाते हैं, क्योंकि टीचर ये समझता है कि आप बचपन की क्लास में उनको पढ़ते हुए आए हो, आप बचपन में आगमन विधि का यूज करते हुए आए हो। तो ये जो निगमन विधि है, ये उच्च कक्षाओं में ही प्रभावशाली ढंग से पढ़ाई जाती है। इस विधि में शिक्षक और छात्र दोनों की शक्ति का अपव्यय नहीं होता। ज़्यादा टाइम मेरा खर्च नहीं होगा, ज़्यादा आपका खर्च नहीं होगा। अगर मैं इस फॉर्मूले को दोबारा बनाने लगाऊं, आपको समझाऊं कि साइन थीटा, मैं आपको ये बताऊं कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, अगर मैं आपको ये समझाने लग गया तो इसमें मेरा टाइम खराब होगा, आपका भी होगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चे ये पहले से जानते हो, कुछ एक बच्चे नहीं जानते, उन्होंने कभी समझा नहीं, यानी उन्होंने वहां पर आगमन विधि का यूज करते हुए इसको कभी पढ़ा नहीं है। अब नहीं पढ़ा तो उनको यहाँ समस्या आएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों चीज़ हो रही है, उनका भी टाइम खराब हो रहा है, मेरा भी हो रहा है। सिंपल सी बात है। तो ये क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा और आपको बोलूँगा कि आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो तो आप इसको कर सकते हो। तो इसमें क्या हो रहा है, इस विधि में, निगमन विधि में ज़्यादा दोनों का ना तो टाइम खराब होता, और ये विधि जो है हम बड़ी कक्षाओं में प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर यूज कर सकते हैं जहाँ पर फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता हो। अब इसमें थोड़े कुछ विशेष बातों की बात कर लें कि निगमन विधि में छात्रों को नियम बता दिए जाते हैं, उनके बाद उदाहरण प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। मैंने आपको सीधा सीधा फॉर्मूला बता दिया कि भैया आप याद कर लो कि जैसे कोई भी फॉर्मूला है, a+b² है, यही देख लो, a² + b² + 2ab। अब आपने क्या हुआ, मैं अगर आपको सिखाऊंगा ये बना कैसे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 9वीं 10वीं में हम पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं ये फॉर्मूला बना कैसे। तो वहाँ पर क्या हुआ, अगर मैं आपको बनाना सिखाता हूँ तो टाइम लगेगा, तो मैं क्या करूँगा, आपको सीधा फॉर्मूला लिखा दूंगा, कुछ एक एग्जांपल दे दूंगा कि बताओ 2+3 का स्क्वायर कितना होता है। आपने बोला 5 का स्क्वायर 25, मैंने बोला इसमें वैल्यू पुट करके देखो कि 25 आ रहा है या नहीं आ रहा। आपने कहा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। जब आया तो आपको पता लग गया कि ये फॉर्मूला ये होता है, आपने उसको, मैंने सिंपल सा एक फॉर्मूला दे दिया, उदाहरण दे दिए, काम हो गया। अब इसमें कुछ दोषों की बात करें कि यह विधि छात्रों को रटने के लिए बाध्य करती है। फॉर्मूले रट रहे हो, छात्रों को तर्क या विचार करने की शक्ति का अवसर नहीं देती। या फॉर्मूले रट रहे हो तो कहाँ से तर्क करोगे, कहाँ से आप सीखोगे, या फिर कहाँ से सोचोगे। छात्रों में खोज की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं करती। खोज तब होगी जब आपने खुद फॉर्मूला बनाया है, नई नई चीज़ें उसमें पुट करके देख रहे हो। यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक कब होती है, जब आप खुद से सोचते हो, आप में रुचि की भावना होती है, उस चीज़ को स्वाभाविक रूप से सोचने का मन करता है, आपको करने का मन करता है, पढ़ने का मन करता है। जब कोई क्रियाशील विधि होती है तो सिंपल सा वो मनोवैज्ञानिक होती है। लेकिन ये कैसी हो जाएगी, अमनोवैज्ञानिक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको याद करना है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह विधि केवल उच्च कक्षाओं के लिए ही लाभप्रद सिद्ध होती है। छोटी कक्षाओं में फॉर्मूले रटाए नहीं जाते हैं, सिखाए जाते हैं कैसे बनता है। अब इसके बाद आती है आगमन विधि। देखो आगमन विधि, आपको ये तो समझ में आ गया कि निगमन का जो मतलब है आगमन का जस्ट उल्टा है। आगमन विधि के गुण की बात करें तो ये रोचक और मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। इसमें फॉर्मूले बनाने सिखाए जाते हैं। छोटी कक्षाओं के लिए डेफिनेटली कह रही इंपॉर्टेंट है, कि बड़ी कक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि बड़ी कक्षाओं में क्या लगता है, टाइम खर्च होता है। स्वयं के प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित होती है ये, यानी खुद से इच्छा करती है क्वेश्चंस को करने की। जब आप एक बार फॉर्मूला बनाना सीख जाते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रुचिकर हो जाती है। निरीक्षण शक्ति का भी विकास करती है, तर्क शक्ति का विकास करती है, सरलता से नियम निर्माण कर देती है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट गुण हैं, ये भी इंपॉर्टेंट गुण हैं। उच्चतर कक्षाओं के लिए ज़्यादातर उपयोगी नहीं होती, ठीक है, ये गुण नहीं है, ये जो है दोष है, ये गुण है। गणित शिक्षण की आगमन विधि एक सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है। इस विधि में छात्र उदाहरण द्वारा किसी सामान्य ज्ञान का क्या करता है, प्राप्ति करता है। आगमन विधि में मुख्य रूप से 3 सूत्रों का यूज करते हैं हम, विशिष्ट से सामान्य की ओर, अज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तीनों का मतलब सेम है। अब इसमें दोष की बात करें, यह है दोष है कि उच्चतर कक्षाओं में हम ज़्यादा इसको यूज नहीं ले सकते। उसका कारण समझ में आ गया ना, इसमें हम फॉर्मूले बना रहे हैं। जब फॉर्मूले बनाएंगे तो सीधी सी बात है, ज़्यादा बड़ी कक्षाओं में टाइम तो होता नहीं, बच्चे के पास लिमिटेड टाइम होता है, तो वहाँ पर तो फटाफट अपनी थीसिस वगैरह जो है, बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट करने हैं वो करता है। लेकिन अगर उसको हम फॉर्मूले बनाना सिखा रहे हैं, बचपन के छोटे छोटे फॉर्मूले, तो क्या वो कर पाएगा उन चीज़ों को? नहीं कर पाएगा। तो ये क्या होती है, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होती है। सीखने में समय शक्ति का अत्यधिक अपव्यय होता है, सिंपल सी बात है। सभी विषयों का शिक्षण नहीं किया जा सकता, ये भी सही बात है। हम बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि एलजेब्रा है, या फिर जो है त्रिकोणमिति है, tan थीटा है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा कैसे आया इक्वल टू tan थीटा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड टाइम लगेगा।
और यहाँ पर क्या हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब भी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपने सुना होगा कि साइन और जो है कॉसेक पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें होती है जिनमें अत्यधिक टाइम लगता है स्टार्टिंग क्लासेस में भी। तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूले बता देते हैं स्टार्टिंग क्लासेस में भी। जरूरी नहीं आगमन विधि हर सब्जेक्ट में काम करे। आगमन विधि उन सब्जेक्ट में काम करती है जहाँ पर हम व्याख्यात्मक रूप से उन चीज़ों की व्याख्या कर सकते हैं। चीज़ें समझ में आ रही है? अब हिंदी में आपको मैंने बताया कि आगमन लिखना है। आगमन आपको मैंने पढ़कर बताया कि आगमन, तो इसको क्या मैं और अच्छे समझा सकता हूँ? इस पर 1 घंटे बोल सकता हूँ, या फिर इस पर मैं 10 मिनट और कुछ वर्ड दे सकता हूँ? आगमन आगमन है। अगर कल को आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अगमन सही है या आगमन सही है, तो आपने अगर पढ़ा है तो कर पाओगे, नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है। इसमें समझने की कोई बात नहीं होती। कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें आप समझ नहीं सकते, सीधा सीधा आपको पढ़ना पड़ता है। जैसे कि इस वैज्ञानिक ने ये कहा, वहां पर आपको समझने की आवश्यकता, कोई समझने की आवश्यकता नहीं। सिंपल सा वैज्ञानिक का नाम और उस जो चीज़ स्टेटमेंट कहा है वो आपको याद करना पड़ेगा। तो क्या होगा, तभी वो क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो ये आगमन विधि हर सब्जेक्ट में काम नहीं करती है, ना ही निगमन विधि हर सब्जेक्ट में काम करती है। ओके, ये चीज़ें समझ में आ गई। सिर्फ आज इतना ही है, और इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ो। इनके बिहाफ पर मैं आपको अब क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। बिना प्लेलिस्ट को पढ़े काम नहीं होगा, मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ। और जितना हो सकता है सेशन को आप लाइक करके शेयर कर देना। जितनी शिक्षण की विधियाँ हो सकती हैं वो मैंने एक बार पढ़ा दी। बाकी मैं आपको धीरे धीरे और भी जो कंसेप्ट्स हैं वो भी पढ़ा दूंगा। कुछ वैज्ञानिकों ने क्या स्टेटमेंट दिए वो भी पढ़ाऊंगा। कुछ सूत्रों के माध्यम से चीज़ों को समझा दूंगा आपको। मैंने नॉर्मल 15 नंबर की जो अर्थमेटिक आती है वो भी मैंने स्टार्ट कर दी है। उसमें से कई टॉपिक मैंने मेजर टॉपिक आपको करा दिए हैं, तो वो चीज़ें आप पढ़ लो। सारी प्लेलिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखी है। टेस्ट आपको 10 मैंने फ्री दे रखे हैं, हिंदी और इंग्लिश में, बढ़िया ढंग से दो, कोई भी चार्ज नहीं है। जितना हो सकता है सेशन को शेयर कर देना। ओके जी, गुड लक। डेली मिलेंगे 7 PM पर, इसी टाइम पर। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।